हाय गुड इवनिंग एवरीवन। राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो नगर पालिका के पार्ट बी से रिलेटेड है और पार्ट बी में आज हम 111 से लेके 120 तक के जितने भी एमसीक्यू बनते हैं उन सारे एमसीक्यू को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। एक इम्पॉर्टेंट आपको इंफॉर्मेशन देनी थी। अगर आप में से किसी को ये नहीं पता तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे रोजाना रात को 9:30 बजे, लगभग रोजाना रात को 9:30 बजे जो आज हमने क्लास में पढ़ा है ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको वहां पे मिलेंगे क्वेश्चंस के फॉर्म में। वहां पे जाके आप इनको टेस्ट दे सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। देखिएगा आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि किस धारा में राज्य सरकार को, किसको, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, राज्य सरकार को नगर पालिका कर या करों को स्थगित या प्रतिष्ठित या उसमें सुधार करने की शक्ति दी गई है। ऑप्शन कौन कौन से दिए गए हैं? ऑप्शन दिए गए धारा 108 में, धारा 111 में, धारा 121 में या धारा 126 में। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें से सही हो जाएगा आपका कौन सा? बी। धारा 111 में क्या लिखा गया है? धारा 111 में लिखा गया है कि नगर पालिका के अंदर जो कई टैक्स लगते हैं, जो बहुत सारे टैक्सेस को राज्य सरकार क्या कर सकती है, उनको स्थगित भी कर सकती है, प्रतिशत भी कर सकती है और उनमें सुधार भी कर सकती है। तो 111 के अंदर देखो, मैं यहाँ पे आपको एक चीज बता दूं, करों को स्थगित करना, ठीक है, करों को क्या करना, आपके स्थगित करना, उन्हें क्या करना, सस्पेंड करना, उन्हें प्रतिषिद्ध करना। कौन सा? प्रतिषिद्ध करना। इनकी शक्ति किसके अंदर, किसकी शक्ति? राज्य सरकार की शक्ति। ये किसकी शक्ति है? राज्य सरकार की। ये किसके अंदर बताई गई है? आपको धारा 111 के अंदर। 112 के अंदर क्या बताया गया है कि कुछ करों को नगर पालिका क्या कर सकती है? स्थगित कर सकती है, प्रतिशत कर सकती है। ये आपको धारा 112 के अंदर बताया गया है। मतलब करों को स्थगित करने की जो शक्ति है वो नगर पालिका की तो 112 के अंदर है और राज्य सरकार की वो 111 के अंदर है। बस इतनी सी चीज आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा आप, किस धारा में नगर पालिका को कर या करों को स्थगित या समाप्त करने की शक्ति दी गई है? देखो ऑप्शन कौन कौन सा दिया गया है, धारा 112 में, धारा 126 में, धारा 128 में या धारा 132 में से। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखिएगा, नगर पालिका की बात की गई है, नगर पालिका को करों को स्थगित या समाप्त करने की शक्ति 112 में है, जबकि राज्य सरकार की आपके 111 में है। ये चीज याद रह जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा आप, करों के स्थगन या समाप्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य सरकार या नगर पालिका ऐसा कर सकती है। बिल्कुल, राज्य सरकार भी कर सकती है और नगर पालिका में भी कर सकती है। मतलब करों को स्थगन करने की शक्ति तो दोनों के पास में है। 111 में राज्य सरकार की बता रखी है और 112 में आपके नगर पालिका की बता रखी है। नेक्स्ट देखिएगा, जन साधारण के हितों के प्रतिकूल होना, अनुचित भार उत्पन्न करने वाला या हानिकारक करों को समाप्त करने के आधार हो सकते हैं। बिल्कुल सही है भाई, नगर पालिका कोई कर को क्यों समाप्त करेगी या राज्य सरकार कोई कर जो आपके ऊपर लगाया गया है उसको क्यों समाप्त करेगी? उसके द्वारा अनुचित भार हो रहा है या फिर जनसाधारण के हितों के प्रतिकूल है। क्या है? प्रतिकूल है, हानिकारक है। इस वजह से आपके राज्य सरकार या नगर पालिका क्या कर सकती है, इन आधारों पे आपके कोई भी जो टैक्स लग रहा है, कोई भी कर लग रहा है उसको समाप्त कर सकती है, उसके अंदर चेंजेस कर सकती है, उसको स्थगित कर सकती है। ये चीज याद रह जाएगी आपको। नगर पालिका केवल धारा 103 में शामिल करों को ही समाप्त कर सकती है, ना कि धारा 102 में शामिल करों को। बिल्कुल सत्य है, क्योंकि देखो धारा 102 के अंदर तो आपके बाध्यकारी कर हैं। कौन से कर हैं? बाध्यकारी कर। देखो बाध्यकारी कर वो कर होते हैं जो आपको देने ही हैं। 103 के अंदर क्या बताया गया है? 103 के अंदर बात की गई है अन्य करों की, और अन्य करों को आप लागू कर सकते हो, उन्हें समाप्त भी कर सकते हो। तो उनके अंदर क्या कर सकती है नगर पालिका? आपके चेंजेस कर सकती है। ये चीज याद रह गई। तो इसमें से कौन सा सत्य होगा आपका? तो इसमें से आपके तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे क्या है? करेक्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट देखिएगा, कर निर्धारकों की नियुक्ति की जाती है। कर निर्धारकों की नियुक्ति। अब सबसे पहले तो आप मेरे को बताइए कि ये जो कर निर्धारकों की नियुक्ति की बात कौन सी धारा में की गई है? तो ये कौन सी धारा के अंदर है? ये धारा आपके 113 के अंदर ये बात की गई है। एक चीज याद रखिएगा, अब कर निर्धारकों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन नगर पालिका के द्वारा, राज्य सरकार द्वारा,
मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा या फिर जिला कलेक्टर द्वारा। तो इजी है कि इनकी नियुक्ति की जाती है राज्य सरकार के द्वारा। किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है? राज्य सरकार के द्वारा नियुक्ति की जाती है। तो आपके क्या हो गया? आपके ऑप्शन ए, आपका सी और डी तो ये तो गलत है, बी ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कर निर्धारकों का प्रावधान किया गया है। कर निर्धारकों का प्रावधान किस धारा में किया गया है? धारा 112 में, 113 में, 116 में या फिर आपके 118 में। तो इनमें से कौन सा आपके करेक्ट हो जाएगा? देखो, कर निर्धारकों का प्रावधान जो आपके किया गया है वो कर निर्धारकों का प्रावधान किसमें किया गया है? धारा 113 के अंदर। अच्छा, 112 के अंदर क्या किया गया था? तो अभी हमने पढ़ा कि नगर पालिका के पास में यह शक्ति होती है कि कुछ करों को वो क्या कर सकती है? स्थगित कर सकती है, कुछ करों को वो समाप्त कर सकती है। ये आपके 112 के अंदर आपके बताया गया था। ये चीज आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। देखिएगा, फिर इसके बाद में 116 के अंदर क्या बताया गया था? मैं अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, अब बुक की लैंग्वेज थोड़ी अलग हो सकती है। 116 के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति जो अपनी भूमि व संपत्ति को क्या करता है, आपके इसके अंदर जो एग्जैक्टली 116 के अंदर क्या बताया गया था? इसके अंदर बताया गया था भूमि और जमीन पर करों का संदाय मूलतः किससे किया जाएगा, मतलब टैक्स किससे वसूले जाएंगे, मूलतः टैक्स किससे वसूले जाएंगे, वो आपके 116 के अंदर बताया गया था। तो ये इसलिए आपके क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और डी ऑप्शन इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि धारा 118 के अंदर क्या बात की गई थी? धारा 118 के अंदर यह बताया गया था कि अंतरिम मतलब लास्टली फाइनली टैक्स जिससे वसूला जाता है उसकी क्या किया जाएगा? उसका नाम रजिस्टर के अंदर मेंटेन किया जाएगा। ठीक है, क्या किया जाएगा? नाम लिखा जाएगा। ठीक है, याद रह जाएगा। बाकी जब हम डिटेल में जब ये पढ़ेंगे धारा 118 तब हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, कर निर्धारण करते हैं। जो कर निर्धारक हैं ये कर निर्धारण कैसे करते हैं? राज्य सरकार के नियमों के अनुसार, नगर पालिका के नियमों के अनुसार, वित्त समिति के नियमों के अनुसार या केंद्रीय मैन्युअल के अनुसार। तो केंद्र सरकार का तो आप हटा दो। ठीक है, तो ये करों का निर्धारण किसके अनुसार करते हैं? ये आपके राज्य सरकार के अनुसार करते हैं। ये चीज याद रह जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा आप, कर निर्धारक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नगरपालिका करों के निर्धारण हेतु नगरपालिका द्वारा इन्हें नियुक्त किया जाता है। देखो, नगरपालिका करों के निर्धारण के लिए हेतु नगरपालिका द्वारा इन्हें नियुक्त किया जाता है, यहाँ पे गलती है। इससे पहले ही अभी हमने पढ़ा है कि इनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राज्य सरकार के द्वारा होती है। तो ऑप्शन एक तो आपके गलत हो गया। अब देखो, एक चीज समझने की कोशिश कीजिएगा, जब एक गलत हो गया आपके और आपको सत्य कथन देखना है तो ऑप्शन एक इसमें आ रहा है, तो मतलब ये भी गलत है आपके और ये भी आपके गलत है। ठीक है, सभी कथन सत्य तो हो ही नहीं सकते आपके। फिर देखिएगा, कर निर्धारक स्वामी या अधिभोगी में कर्तव्य निर्वहन में हेतु आवश्यक सूचना मांग सकता है, ये भी सत्य है। और स्वामी या अधिभोगी मांगी गई सूचना देने के लिए क्या होंगे? बाध्य होंगे। ये दोनों ही सही है। देखो, इसमें बताया क्या गया है कि इसके अंदर एक तो जो कर निर्धारक स्वामी या अधिभोगी के कर्तव्य निर्वहन हेतु क्या मांग सकता है? आपके आवश्यक सूचना मांग सकता है। और स्वामी और अधिभोगी, अधिभोगी का मतलब होता है, जैसे मैंने कहा कि मैं किसी के मकान के अंदर रेंट पे रह रहा हूँ। ठीक है, तो स्वामी तो जिसका मकान है वो, और मैं क्या हो गया? अधिभोगी। तो उसको सूचना देने के लिए बाध्य हो, सूचना देने के लिए बाध्य होना पड़ता है। ये चीज याद रह जाएगी। नेक्स्ट देखिए, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन बी आपके यहाँ पे करेक्ट हो गया। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट देखिएगा आप, कर निर्धारक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर निर्धारक के लिए आवश्यक सूचना प्रदान करने हेतु कालावधि का निर्धारण राज्य सरकार करती है, ये बिल्कुल गलत है। देखो, कर निर्धारक के लिए आवश्यक सूचना देने की कालावधि की बात कहीं पे भी नहीं की गई, तो ये तो आपके गलत है। ठीक है, और इसमें देखना कौन सा है? आपको असत्य कथन देखना है। सूचना नहीं मिलने पर कर निर्धारक इसकी अनिवार्यता जांच करेगा, ये गलत है। देखो, सूचना नहीं मिलने पर कर निर्धारक इसकी जांच कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, ये मतलब उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए दूसरा ऑप्शन भी आपके गलत है। यदि अंततः सूचना प्राप्त नहीं होती तो कर निर्धारण नगर पालिका करेगी, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखो, यदि अंततः सूचना प्राप्त नहीं होती तो कर का निर्धारण नगर पालिका नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी?
कर का निर्धारण नगर पालिका नहीं करेगी, कौन करेगा? कर निर्धारक करेगा। और कर निर्धारक की नियुक्ति कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। कर निर्धारक करों का निर्धारण कैसे करेंगे? करों का निर्धारण कैसे करेंगे? तो राज्य सरकार के नियमों के अनुसार वो इसका क्या करेंगे? निर्धारण करेंगे। इसका मतलब आपको ये चीज समझ में आ रही है, और ये कहाँ पे है? आपके धारा 103 के अंदर आपके ये चीज लिखी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा गलत है? तो इसमें सभी कथन क्या है? असत्य हैं। नेक्स्ट देखिएगा, धारा 115 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब कोई भवन निर्मित या परिवर्धित किया जाए तो भवन का स्वामी इसकी सूचना अनिवार्यतः नगर पालिका को देगा। जब देखो धारा 115 हम पढ़ते हैं तो धारा 115 के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि भवन या भूमि के अंदर कोई भी संशोधन किया जाएगा तो उस संशोधन की जो सूचना है वो किसको दी जाएगी? वो दी जाएगी आपके नगर पालिका को। ये चीज याद रह जाएगी। तो ये चीज सत्य है। ठीक है, तो ये चीज सही है। ऐसी सूचना कार्य पूर्ण होने या भवन का अधिभोग आरंभ करने से के तारीख जो भी पहले हो के 30 दिनों में दी जाएगी, 30 दिनों के भीतर भीतर दी जाएगी। ठीक है, तो ये भी आपके सत्य है। अब इसमें आपको जो सेकंड आपको यहाँ पे दिया गया है, इसमें कई बार हमें कंफ्यूजन होता है। इस चीज को क्लियर करते हैं, देखिएगा। ऐसी सूचना कार्य पूर्ण होने या भवन का अधिभोग आरंभ करने की तारीख इनमें से जो भी पहले हो उसके 30 दिनों के अंदर दी जाएगी। ये चीज थी। ये चीज थी। देखो, कई बार क्या हो जाता है, कई बार हम मकान बनाते हैं और मकान बन रहा है 2 मंजिल का। तो इसमें से कई बार क्या होता है, पहली मंजिल जैसे ही बनी और उसमें हम रहना चालू कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे रहना आपने प्रारंभ कर दिया, मानो पहली मंजिल बन गई 1 साल के अंदर। ठीक है, और आपके जो 4 मंजिल का मकान बन रहा है वो बनेगा 2 साल के अंदर। इनमें से जो भी पहले कौन सा हुआ? पहले हुआ 1 साल, मतलब अधिभोग आपने पहले स्टार्ट कर दिया, काम आपका बाद में पूरा हुआ है। तो ये जो आपको सूचना कब देनी पड़ेगी? अधिभोग के टाइम पे देनी पड़ेगी। ये चीज याद रहेगी। दूसरी चीज, इसका दूसरे शब्दों में समझिए। आपका मकान बनने वाला था 2 मंजिल का। ठीक है, मकान बन गया आपका 1 साल में, और आपने रहना स्टार्ट अधिभोग किया वो कब किया? 2 साल के बाद में। तो अब सूचना कब देनी पड़ेगी? वो आपके कब सूचना देगी? कार्य पूर्ण होने के बाद में। यहाँ पे सूचना देनी पड़ रही थी आपके कब? अधिभोग आरंभ करने के बाद में। इन दोनों में से जो भी काम अधिभोग पहले आरंभ कर दिया है तो उसके 30 दिनों के बाद में, या कार्य पूर्ण हो आपके पहले हो गया है तो उसके 30 दिन के भीतर भीतर आपको क्या करनी पड़ेगी? सूचना देनी पड़ेगी। मेरे हिसाब से ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो इन दोनों में से सत्य कौन सा है? इन दोनों में से सत्य कथन कौन सा है? तो 1 और 2 आपके दोनों ही यहाँ पे क्या है? सत्य है। नेक्स्ट देखिएगा, धारा 115 के अंतर्गत मांगी गई सूचना देने में विफलता पर आरोपित किया जाने वाला दंड होगा कितना? कि देखो, धारा 115 के अंदर हमने क्या पढ़ा था? एक चीज बताइए आप। धारा 115 के अंदर पढ़ा था कि भवनों के अंदर यदि आपको संशोधन करना है तो उसकी सूचना आपको नगर पालिका को देनी पड़ेगी। ये 115 के अंदर हमने पढ़ा था। अगर सूचना नहीं देते, सूचना देने में यदि आपको विफलता होती है, आप नहीं दे पाते, तो फिर आपके पास दंड क्या है? तो ऑप्शन दिया गया है, 500 रुपए तक भवन पर लगने वाला कर के बराबर जो भी अधिक हो, ये गलत है। यह 5,000 रुपए तक का भवन पर लगने वाला कर के बराबर जो भी अधिक हो, ये भी गलत है। 500 रुपए तक का 500 रुपए तक या भवन पर एक तिमाही मतलब 3 महीनों में लगने वाला कर के 10 गुने के बराबर जो भी अधिक हो, या 5,000 रुपए या भवन पर 6 माही में लगने वाला कर के बराबर हो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। या तो 500 रुपए, या जो आपके 3 महीनों के अंदर जो टैक्स लगता है, सपोज 3 महीनों के अंदर 1 महीने का जो टैक्स लगता है वो आप पे लगता है 100 रुपए, तो 3 महीने में कितना लग गया? 300 रुपए। और 300 रुपए गुणा 10 करोगे तो ये कितना हो गया? 3,000 रुपए। इन दोनों में से जो भी अधिक हो, इन दोनों में से क्या हो? जो भी अधिक हो वो आपको टैक्स के रूप में, वो आपको जुर्माने के रूप में देने पड़ेंगे। तो 3,000 रुपए ज्यादा है तो ये आपको जुर्माने के रूप में देने पड़ेंगे। मेरे हिसाब से ये चीजें क्लियर हो रही होगी। नेक्स्ट देखिएगा आप, भवनों या भूमियों के हकों के समस्त हस्तांतरणों के बारे में सूचना प्रदान करने का दायित्व होगा। सूचना प्रदान करने का दायित्व किसका होगा? हक का हस्तांतरण करने वाले व्यक्ति का, जिस व्यक्ति को हस्तांतरण हुआ है उसका, मूलतः दायी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके वारिस का। यह सभी विकल्प इसमें सही हैं। तो इसमें से सभी विकल्प क्या हैं? करेक्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा आप, भवनों या भूमियों के हकों के समस्त हस्तांतरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
नगर पालिका को इसकी मौखिक सूचना देनी होगी। गलत है। मतलब अगर आप भवनों या भवन भूमियों के हकों के समस्त जो हस्तांतरण किए हैं उसकी नगर पालिका को मौखिक सूचना नहीं देनी होती, लिखित सूचना देनी पड़ती है। सूचना सूचना अनुसूची 2 या अनुसूची 3 में वर्णित प्रारूप में दी जाएगी। ये आपके क्या है, सत्य है। और ये कल भी जब मैंने कल क्लास हुई थी उसके अंदर भी आपको बताया था कि 2 और 3 हम धारा 117 के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है। सूचना प्राप्त होने पर नगर पालिका इसका हस्तांतरण का प्रमाण पत्र मांग सकती है। बिल्कुल, कि भाई अगर सपोज आपके पिताजी ने आपके नाम पर कोई भूमि क्या की है, ट्रांसफर किया, हस्तांतरण किया है, ट्रांसफर किया है, तो उसका प्रमाण पत्र नगर पालिका क्या कर सकती है, मांग सकती है। तो इसमें से कौन सा सत्य हो जाएगा, सत्य कथन देखना था। तो इसमें जो सत्य कथन है वो सत्य कथन कौन से हैं, आपके 2 और 3। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा आप, हस्तांतरण की सूचना प्राप्त होने पर नगर पालिका जिस व्यक्ति जिस व्यक्ति को हस्तांतरण हुआ है स्वामी को स्वामी के रूप में अंकित कर सकती है। यह प्रावधान किया गया है धारा 118 में, 120 में, 124 में या 128 में। तो इसमें से कौन सा आपका सत्य हो जाएगा, सत्य हो जाएगा आपके 118 में यह बात की गई है। याद रह जाएगा। मतलब इसके अंदर यह है कि जिस व्यक्ति को हस्तांतरण हुआ है, ठीक है, हस्तांतरण की सूचना प्राप्त होने पर जिस व्यक्ति को हस्तांतरण हुआ है उसे स्वामी के रूप में क्या कर देगी, अंकित कर देगी। यह प्रावधान आपके किया गया है किसके अंदर, धारा 118 में। नेक्स्ट देखिएगा, यदि भूमि भवन आदि के हस्तांतरण की सूचना नहीं दी जाती तो कर दायित्व होगा। कर दायित्व किसका होगा, तो हस्तांतरण किया है उस पर जिसने हस्तांतरण किया है उस पर जिसने हस्तांतरण किया है उस पर या जिस पर हस्तांतरण हुआ है, ठीक है, उस पर या उपयुक्त दोनों पर या इनमें से कोई नहीं। तो आपके कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, धारा 120 के अनुसार भवन या भूमि पर कर का मूलतः दायी कौन होगा। कर का मूलतः दायी कौन होगा, वास्तविक अधिभोगी होगा, या फिर यदि संपत्ति पट्टे पर दी गई है तो पट्टाकर्ता, यदि संपत्ति उप पट्टे पर दी गई है तो वरिष्ठ पट्टाकर्ता, या जिस व्यक्ति के पास में पट्टे पर देने का अधिकार है। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा, तो इनमें से आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन इसमें क्या है, सत्य है। धारा 120 के अंदर क्या है, धारा 120 के अंदर बताया गया है इसके अनुसार भवन या भूमि पर जो कर का मूलतः उत्तरदायी होगा वो कौन होगा, वो सभी व्यक्ति इनमें से जो ऑप्शन में दिए गए हैं वो सारा ही आपके क्या है, करेक्ट है। तो आज के क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए जिससे कि ये क्वेश्चंस आप देख सकें दोबारा से वहां पे क्वेश्चन के फॉर्मेट पे। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।